नमस्कार मित्रों। शिक्षा तरु के विशेष टॉक शो एक मुलाकात शिक्षा तरु के साथ में मैं अशरफ अली अहमदाबाद से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के अपने मेहमान का परिचय मैं 4 पंक्तियों द्वारा करना चाहता हूं। उम्र की तरुणाई में ही सेवा का बीड़ा उठाया है, उम्र की तरुणाई में सेवा का बीड़ा उठाया है, ना उम्मीद जिंदगियों को खुशियों से हर्षाया है, ना उम्मीद जिंदगियों को खुशियों से हर्षाया है। जिन्हें छूने से सारा समाज कतराता था, जिन्हें छूने से सारा समाज कतराता था, उन्हें हृदय से लगाकर सर उठाने लायक बनाया है, उन्हें हृदय से उठाकर सर उठाने लायक बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी मेहमान है समाज को नया आयाम देने वाली, अत्यंत पिछड़ों को उम्मीदों की रोशनी, साइकिल वाली दीदी पद्मश्री आदरणीय सुधा वर्गीस दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव टॉक शो में। दीदी नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू। दीदी, एक मुलाकात शिक्षा तरु के साथ के इस विशेष एपिसोड में आपका दोबारा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, सुधा दीदी के समाज के कार्यों को बताना सूरज को दिया दिखाने के समान है। फिर भी अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम अपने मेहमान का संक्षिप्त परिचय देते हैं। सुधा दीदी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पे चलते हुए और राजा राम मोहन राय के सपनों को पूरा करते हुए, दीदी आपने समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आप लेकर के आई हैं। आपका नमन करता हूं दीदी जी। थैंक यू। दीदी, अपने इस जर्नी के बारे में आप बताएं। शुरू करते हैं जी। मेरा तो ये एक बहुत लंबा सफ़र है। मैं मेरा घर छोड़ने से करीब 50 साल हो गया, 50 साल बीत गया। मैं मेरे घर में सबसे बड़ी बेटी हूँ और जो भी मेरे भाई बहन हैं सब हमसे छोटे हैं। और मेरा पिताजी माँ को हम पर बहुत दूसरा प्लान था, विश्वास था कि हम घर में रह करके मेरे भाई बहन को भी एक रास्ता दिखाएंगे। वे लोग चाहते थे कि हम जहाँ तक पढ़ना चाहते हैं पढ़ो, पढ़ने के बाद चाहे टीचर बनो, नर्स बनो, जो भी हम चाहते थे हम बन सकते थे अपने को। लेकिन मुझे एक प्रेरणा मिला, एक जानकारी मिला बिहार के बारे में और बिहार के गरीब के बारे में। ये तो जब मैं क्लास 8 में पढ़ रही थी, वो एक मैगज़ीन के द्वारा हमको पता चला कि बिहार के गरीब अति गरीबी में, उनका घर नहीं है, वो रोड बगल में झोपड़ी बना करके रहते हैं। तो मैं सोचे, मैं केरल से आती हूँ और उधर कभी मैं नहीं देखा कितनों गरीब हो उसको रोड बगल में रहना पड़ता है। केरल में मेरा बचपन के समय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रहता था, तो वे लोग एक काम किया, जैसे जमीन सबको दिया और बहुत गरीब को एक घर बना करके घर भी दिया और कुछ जमीन भी दिया। तो उसका जो इज्जत, उसका रहन सहन सब कुछ बदल गया और वे लोग, हम इधर का गरीबी और उधर का गरीबी में हम तुलना नहीं कर सकते हैं। तो इधर जब मैं मैगज़ीन में पढ़े
बिहार के गरीब के बारे में मुझे इतना उत्सुकता मेरा मन में उठे कि हम जरूर बिहार जाके देखेंगे कि किस जी तरह की गरीबी है कि लोगों को रोड बगल में रहना पड़ता है, कोई सुरक्षा नहीं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। कोई लड़की लोग कैसे रहेंगे? मैं अपना उम्र के आधार पर मैं सोचे लड़कियां कैसे रोड बगल में रह सकती है, कोई सुरक्षा नहीं, कोई उनको मदद नहीं करेंगे, क्या है। तो मैं बिहार 10वां क्लास पास होने के बाद मैं बिहार आई। जी बिहार आकर के हमको तुरंत मौका नहीं मिला गरीब से भेंट करने का, क्योंकि मुझे कुछ समय निकालना था। इधर का भाषा, इधर का रहन सहन, इधर का कल्चर, खाना पीना सब कुछ मुझे सीखना था, और उससे हमको आ, परिचय अपना बनाना था। फिर मेरा पढ़ाई भी कुछ पूरा करना था, क्योंकि मैं 16 साल की लड़की थी। तो उस समय बाहर निकल करके लोगों से बात करना, उस सब मुझे सीखना था। तो मैं 3-4 साल मेरी पढ़ाई और भाषा सीखना ये सब में बिताई। उसके बाद जैसे मुझे मौका मिला मैं बाहर निकले और लोगों से भेंट करने का कोशिश किया। लेकिन पहले मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला, जो जी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कारण मुझे लगा कि जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए आती है सब मोटी तगड़ी लड़कियां थी, और उसको मैं सोचे उसको मेरी क्या जरूरत है, मैं तो इन लोगों के लिए आए नहीं, मैं तो गरीब से भेंट करने का, गरीब के लिए कुछ करने के लिए मैं आई हूँ। जो जी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में है उसको तो मेरी जरूरत तो नहीं है। जी तो मैं जब जब मुझे मौका मिला मैं शाम के समय गरीब के टोला में जाते थे। उधर के बच्चे, महिलाओं से मेरा बातचीत होती थी, उनके साथ बैठना, बात करना, बच्चों के साथ खेलना, इस तरह का अपना एक प्रोग्राम रहता था। जी उसके बाद मेरा पटना से मैं बाहर चले गए रोहतास ससराम तरफ। उधर मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल में थी। उधर से मैं हर शनिवार को, रविवार मैंने शुक्रवार को मैं गांव जाते थे। हम लोग 2 जन थे, मेरे साथ एक और दीदी थी। जी हम लोग जाके गांव में रहते थे शुक्रवार रात को, शनिवार रात को, और रविवार शाम को चल आते थे। वैसे 4-5-6 महीना बीत गया, और उधर की लड़कियां, महिलाएं हम लोगों के प्रति उनका भी बहुत काफी आ, खुशी जताए, और कुछ सीखना चाहते थे। कभी कुछ बातें पूछेंगे, कभी बोलेगा हम लोग सिलाई सीखेंगे। तो जो कुछ लोगों के साथ हम लोग कर सकते थे हम लोग करना शुरू किया। सब ठीक ठाक जा रहे थे। एक बार एक शुक्रवार को हम लोग शाम को पहुंचे, जी तो वो लोग बोला दीदी आज तो रह जाइए, लेकिन इसके बाद इधर रात को रहने के लिए मत आइएगा, आप रात को इधर नहीं रह सकते हैं। तो हम लोग सोचे क्या हो गया, जी इतना हम लोग एक साथ मिलजुल करके खेलते खाते सब कुछ एक साथ। तो पूछने पर बोला नहीं, इधर नक्सलाइट लोग आते हैं रात को, और आप लोगों के बारे में पूछ रहे थे। ये कौन है, ये 2 महिलाएं आती है, ये लोग कहाँ रहते हैं, ये लोग काहे आते हैं। तो हमको उधर की महिलाएं लड़कियां बोला दीदी आप दिन में आइए हम लोगों के साथ रहिए, लेकिन शाम को आप चले जाइएगा, आपके ऊपर कुछ होगा तो हम लोगों को बहुत खराब लगेगा, नक्सलाइट लोग बहुत खराब है। तो जी हम लोग सोचे ठीक है, ये लोग कम से कम हम लोगों को बताए हैं, हम लोग दिन में आकर के कुछ समय बिताएंगे, उसके बाद हम लोग चले गए। तो फिर इतना दूर जगह था कि उसको रोज 2 दिन 3 दिन सवेरे आओ, और उस समय उधर बस नहीं चलती थी। एक बस सवेरे चलेंगी तो दूसरा बस देरी करके रात को वापस जाते हैं।
तो धीरे धीरे हमको वो प्रोग्राम छोड़ना पड़ा। तो जब जब मौका मिले मैं गरीब के खोज में निकले। फिर मैं धनबाद इलाके में 3 साल कुष्ठ रोगियों के साथ काम किए। तो कुष्ठ रोगियों के साथ काम किए, जैसे मैं नज़दीक पहुँचे मुझे डर लगने लगा। किसी किसी का उंगलियां नहीं है, किसी का बहुत ही खराब स्थिति में उसका बहुत घाव है। लेकिन मेरे साथ कुछ स्कूल के लड़के लोग थे, तो मैं नहीं दिखा सकते थे कि मैं खुद डर रही हूँ, तो उन लोगों को हिम्मत देना था। तो मैं उन लोगों के साथ उधर शुरू किए विजिट करना, उन लोगों से बात करना। धीरे धीरे वो डर मुझसे हट गए और मैं उन लोगों के साथ 3 साल आराम से काम किया। दीदी उस हमारे कार्यक्रम में बहुत सारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं, आपका वेलकम कर रहे हैं, आपका अभिवादन कर रहे हैं। मैं जो है और हमारी एक को होस्ट भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आपको लिए चलते हैं नलवाड़ी असम, जहाँ से हमारी वरिष्ठ साथी बबीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और इस कार्यक्रम का बागडोर बबीता जी मैं आपके हाथ में देता हूँ। बबीता जी, ओवर टू यू जी। ओके, नमस्ते। हम लोग मिले देखे हैं इनको इधर। बबीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? आ रही जी, है। आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ, शिक्षा ध्रुव के इस मंच पर मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ और प्रणाम करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं हमारी आदरणीय सुधा वर्गीस दीदी से कुछ बातें कर सकूं, उनसे कुछ चर्चा कर सकूं। मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है और शिक्षा ध्रुव के लिए भी कि सुधा वर्गीस दीदी, जिन्होंने देश और समाज के उत्थान के लिए इतना कुछ किया, वो आज हमारे बीच में है। बहुत पुरानी, बहुत फेमस लाइन है दुष्यंत कुमार जी की, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और सच में सुधा वर्गीस दीदी ने ये साबित करके दिखाया है, ये करके हमें दिखाया है कि एक आदमी अगर चल पड़े तो उसके पीछे एक कारवां चल पड़ता है, और उसी की मिसाल हमारी सुधा वर्गीस दीदी है। जैसा कि हमारे अशरफ जी आपसे पूछ रहे थे, आपने बताया कि आपकी ये जर्नी किस तरह की रही, किस तरह से आपने शुरुआत की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको बहुत सारी दिक्कत इस यात्रा में आई होगी। जब आप साइकिल वाली दीदी के नाम से जानी जाती थी, या आज भी जानी जाती है। मैंने आपका एक किस्सा कहीं पढ़ा था कि जब आप साइकिल से जा रही थी और पीछे से लड़के आवाज दे के बोल रहे थे, देखा है पहली बार, तो आपने पलट के जवाब दिया, देखेंगे बार बार। तो ये इस तरह के जो किस्से हैं, ये बहुत सारे आपके जीवन में हुए होंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से आपने इन सारी परिस्थितियों से आप बाहर निकली और आपने सारी मुसीबतों का सामना किया, वो वाली जर्नी में आपकी थोड़ी जानना चाहूंगी। ओके, या मैं एक मुसहर बस्ती में रहना शुरू किया 1987 में। तो 2-3 साल के बाद वो मुसहर बस्ती में दारू बनाना बेचना सब चलता था, और मुसहर लोगों के साथ छुआछूत रखते हैं सब कोई। लेकिन दारू पीने के लिए और सेक्सुअल रिलेशन के लिए छुआछूत बाहर रहते थे, और ये सब काम चलते थे भीतर। तो एक शाम को एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, और महिलाएं इसके बारे में आपस में बात करती थी, लेकिन हमसे नहीं बोले हैं, छिपा छिपा करके बात कर रहे थे। एक रात को खाने के बाद वे लोग सब मेरे रूम में, ऐसे हम लोग बीच बीच में बैठते थे, कोई आएगा 10 महिला रहेगी, कभी 2 रहेगी वैसे। तो महिलाएं हमसे बोला, देखा ना दीदी, रात को ना उकर बेटी के साथ गलत काम हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोगों को इसके बारे में चुप नहीं रहना है,
हम लोगों को कल ही थाना जाके हम लोगों को केस दर्ज करना है। तो वे लोग बोले बाप रे बाप, थाना? ना ना, थाना कभी नहीं जाएंगे, पुलिस बॉडी मार मारता है। ऐसे ना, पुलिस मारेंगे नहीं, मैं साथ में चलूंगी आपका और देखेंगे कि कोई तुम लोगों को नहीं मारेंगे। लेकिन वे लोग तैयार नहीं हुआ। 3 दिन उसके पीछे पड़े। तो नेक्स्ट तीसरा दिन सवेरे 3 महिलाएं तैयार हो गई मेरे साथ आने के लिए। तो जो विक्टिम थी वो बच्ची को भी लेकर के हम लोग थाना पहुंचे एकदम सवेरे। तो पुलिस बाहर आके पूछा काहे इतने सवेरे आए हैं। तो हम लोग बोले एक रेप केस है, वो रिपोर्ट करने आए हैं, केस दर्ज करना है। तो पूछा कौन है, केकरे साथ रेप हुआ? तो हम लोग दिखाए यही बच्ची के साथ हुआ। तो पुलिस ने जवाब दिया, इतनी गंदा कपड़ा पहने वाली लड़की के साथ कोई रेप करेगा? आप क्या क्या कहानी बना करके आए हैं? तो मैंने कहा ठीक है, यदि आप केस नहीं दर्ज करेंगे तो ये लिख करके दे दीजिए कि लड़की बड़ी गंदा कपड़ा पहनी हुई है, इसलिए ये इसके साथ रेप नहीं हुआ होगा, हम केस दर्ज नहीं करेंगे, ये लिख करके दीजिए। जी तो वो फिर बोला बैठिए। तो फिर बैठे 1 घंटा बाद फिर हमको अकेले बुला करके पूछा सही में रेप हुआ है कि नहीं। तो मैंने कहा सर मैं आपको बताए हैं, आप केस नहीं दर्ज करेंगे तो लिख के दीजिए ना, हम लोग कहाँ इधर बैठेंगे। तो फाइनली वो केस ले लिया। तो दिस वाज माय फर्स्ट रेप केस दैट वी रजिस्टर्ड। हमको वो महिलाओं को सिखाना पड़ा कि रेप एक क्राइम है। हमारी महिलाओं को ये बात मालूम नहीं था, लेकिन हम लोग केस दर्ज करने के बाद हम लोगों के ऊपर इतना धमकी, वो पूरा समाज जहाँ वो रेप अक्यूज्ड था, वे लोग हम लोगों को बहुत धमकी दिया, मारने का, जान मारने का। खास रूप से उन्होंने कहा कि हम उधर आने के पहले कोई रेप केस नहीं दर्ज हुआ था, तो तुम ही आकर के ये सारा काम शुरू किया, तुमको ही भगाएंगे इधर से, नहीं तो जान मार देंगे। तो हमको बहुत धमकी मिलने लगा। तब हमसे बोला तो साइकिल से चलते हैं ना अकेले, तुमको हम लोग देखेंगे। तो मैं सोचा अभी साइकिल से जाना मुश्किल हो जाएगा, हम पैदल कैसे जाएंगे, इतना दूर दूर मुझे जाना है। लेकिन एक चीज, मुझे जितना भी धमकी मिला मुझे डर लगता था, लेकिन डर मैं कभी दिखाते नहीं था, मैं जवाब देते रहा। तो वे लोग सोचे ये लगता है डरती नहीं है, लेकिन मेरा भीतर से बहुत डर था। तो एक बार मैं तय किया, वे लोग हमको मारने का, जान मारने का धमकी दिया, मुझे डर भी लगा। तो मैं एक प्रोटेक्शन के लिए एक एप्लीकेशन लिख करके डीएम साहब के पास गया। सर हम काम करते हैं, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और हमको यही इस तरह का परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है, हमको मदद कीजिए, हमको थोड़ा प्रोटेक्शन दीजिए। तो डीएम मेरा एप्लीकेशन पढ़ने के बाद हमसे पूछा आप कितने साल वो गांव में रहे हैं? तो मैंने कहा सर अभी हो गया करीब 5 साल हो गया, आपको और क्या सीखना है उधर से? ऐसे बहुत कुछ हम सीखते हैं, सीखना तो है। तो बोला आप छोड़िए ये गांव सब छोड़िए, आप कुछ सिविलाइज्ड एरिया में आके रहिए, तब मैं मेरा थाना को बोलेंगे आपके ऊपर थोड़ा नज़र रखने के लिए, और आप कोई दिक्कत है तो तुरंत रिपोर्ट भी कर सकते हैं। आप जाके इंजीनियर गांव में रहेगा तो हम आपका ये नहीं कर सकते हैं। तो मैं सोचे अभी हम गांव कैसे छोड़ेंगे, गांव हम नहीं छोड़ना चाहते थे। तो मैं निकल रहे थे, ठीक है सर बोल के, तब बोला बैठिए, आप बैठिए ना। तो डीएम साहब मेरे सामने फोन करके थाना को बोले यदि ये महिला सुधा वर्गीस को कुछ भी होगा तो तुम पूरा थाना को हम खाली कर देंगे। उसके बाद बोला वो मुखिया को बुलाइए, बॉन्ड लिखवाओ उनसे कि उनके पंचायत में ये सुरक्षित रहेगी, इनके साथ किसी तरह का बदमाशी ना धमकी चलेगा।
सही में मुझे बहुत मदद किया। उसके बाद मैं आराम से सांस लेना शुरू किया। नहीं तो हम एक बार चुनाव में महिलाओं से 2-3 बार गलत वोट दिला रहे थे, तो मैं महिलाओं को समझाए, वे लोग मेरे रूम में आकर के बैठे छुरकुट पकड़ के, तो मैं बोले, अरे तेरा नाम कौन सी है जी? तब वो बोला, उर्मिला। ऐसे लिखा है, दूसरा कुछ सावित्री लिखा है। तो और पति का नाम कौन सी बाबा? तो बोला, पति का नाम है दुखन। ऐसे इधर दुखन तुक्कन नहीं लिखा है, ये तू गलत पर्ची पकड़ के वोट देने जा रहे। तब टोटल महिलाएं निकल गई, क्योंकि वो लोग सबको तीसरे बार वोट देने के लिए बुलाए थे। तो जब ये लोग सब भाग गए, जो पार्टी इनको तैयार किए थे वो सब बहुत गुस्सा करके हमसे दूसरे गांव में जाके खबर दिया, देखिए सुधा वर्गीस वोट देने नहीं दे रहे, महिलाओं को भगा रहे। तो कुछ लोग धोती उठा के लाठी पकड़ के आए हमसे झगड़ा करने के लिए। तो रास्ते में कोई पूछा, कहाँ जाते हैं जी लाठी पाटी लेकर के? तो बोला, वही जो रहती है ना मुसहरी में, उकरा आज पीटेंगे, वो महिलाओं को वोट देने नहीं दे रहा है। तो वो लोग बोला, तुम लोग बुड़बक है, वो तो सबको बोलते हैं वोट दो, कोई वोट छोड़ना नहीं है, और तुम बोलते हैं महिलाओं को वोट देने नहीं जाते। तो ये सब पागलपन मत करो, और उसको तुम लोग पीटेंगे तो समझिए बहुत खराब निकलेगा। तब वो लोग वापस चले गए। तो मुझको बहुत सारे धमकी, मारने के लिए धमकी, हमको रास्ते में रोकते थे, साइकिल रोकते थे। तो ये सब तो फिर धीरे धीरे मुझको लगा कि ये तो मेरा दिनचर्या में एक भाग हो गया। तो वैसे आगे बढ़े, कभी कोई गाना गाएगा, कभी कोई नारा लगाएगा, ठीक है चलो। सच में दीदी, आपने इतना कुछ सहन किया, इतना कुछ सब कुछ हुआ आपके साथ, और मुझे आश्चर्य होता है क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। जिस उम्र में लड़कियां मेहंदी लगाने, सजने संवरने और इन सारी तमाम चीजों के बारे में सोचती है, वो उम्र आपने पूरी की पूरी देशभक्ति के लिए, और देशभक्ति में भी समाज के उस वर्ग के लिए आपने निकाल दी जो वर्ग सबसे अछूत, या फिर मैं ये कहूँ कि जिनसे हम बात भी नहीं करना चाहते, जिन्हें छूना नहीं चाहते, उनके बीच में जाके रहना और उनके लिए कुछ करना, सच में मुझे लगता है कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है जो आपने की है दीदी। हमारे कुछ दर्शक बहुत देर से जुड़े हुए हैं जो आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, बहुत सारे कमेंट वो हम सबको भेज रहे हैं। तो मैं अशरफ जी से निवेदन करना चाहूंगी, अशरफ जी अगर मुझे सुन पा रहे हैं, कि वो हमारे दर्शकों के कमेंट को लेंगे और दीदी से बातचीत का जो सिलसिला है वो हम इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। अशरफ जी, हमारे कुछ दोस्तों के जो कमेंट आए हुए हैं आप इन्हें लीजिए, फिर हम दीदी से उनकी स्कूल के बारे में, उनकी संस्था के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। ओवर टू यू अशरफ जी। दीदी, हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों से बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आपका अभिवादन करना चाहते हैं, आपको प्रणाम नमस्कार करना चाहते हैं। तो मैं चलता हूँ। एन सेंजल जी आपके लिए लिख रही हैं, हार्टिएस्ट वेलकम मैम, वी आर लकी एंड ब्लेस्ड टू हैव यू इन टुडेज शो। जिशान कुरैशी जी लिख रहे हैं, गुड इवनिंग, वेलकम जी। राजू बनियार जी अहमदाबाद से लिख रहे हैं, नमस्कार। कुमारी शिल्पी जी पटना से, आदरणीय सुधा दीदी आपका हार्दिक अभिनंदन लिख रहे हैं। संतोष झा जी लिख रहे हैं, वी आर वेलकमिंग सुधा वर्गीस दीदी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ शिक्षा तरु, इट इज़ आवर प्लेजर टू गेट एक्वेंटेड विद यू। मीनाक्षी अली जी आपका हार्दिक स्वागत कर रही हैं अहमदाबाद से। राजीव अग्रवाल जी गुड इवनिंग कर रहे हैं। सुलेमान नागौरी जी भी आपका अभिवादन कर रहे हैं अहमदाबाद से जी। थैंक यू वेरी मच। जी जी, आपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए मैं दोबारा अपना कार्यभार बबीता जी आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ। आप जो है अपने क्वेश्चंस रखें जी। थैंक यू अशरफ जी। दीदी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कहते हुए, मैंने अभी आपको सुन रही थी, आप क्षेत्रीय भाषा इस्तेमाल कर रही थी। आप केरल से आई, केरल की अपनी एक मातृभाषा आपकी थी जो जिसको आप छोड़ के, और हम ऐसे भी मानते हैं कि साउथ की जो भाषा का पैटर्न है और नॉर्थ भारत की भाषा का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। फिर भी आप अभी जब बोल रही थी क्षेत्रीय भाषा, तो मुझे ऐसा कभी भी कहीं भी नहीं लगा कि आपका जन्म बिहार में नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि आपने
वहीं दानापुर की मिट्टी में ही जन्म लिया है और इतनी खूबसूरती से आप वहां की भाषा बोल रही थी। ये आपका ये जो गुण है ये प्रणम्य है, मैं इसे प्रणाम करती हूँ। और इसी कड़ी में मैं आपसे आगे पूछना चाहूंगी कि आपकी जो ये संस्था आपने स्थापना की, नारी गुंजन संस्था, ये कैसे आपके मन में ये ख्याल आया और किस तरह से आपने इसको आगे बढ़ाया? मैं मेरे सभी दोस्तों को बताना चाहूंगी कि दीदी का जन्म 5 सितंबर को हुआ है। 5 सितंबर हम शिक्षक दिवस के रूप में बनाते हैं और सच में उन्होंने उस दिन को सार्थक किया है जो हमारे राधा कृष्णन से जुड़ा हुआ था, और उसको सार्थक करके उन्होंने कितनी खूबसूरती से शिक्षा से जुड़ी एक संस्था खोली, प्रेरणा स्कूल्स। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी नारी गुंजन संस्था के बारे में। या मैं जब गांव में, मैं 21 साल मुसहर लोगों के बीच में उनके गांव में रहे हैं, तो दिन रात उनका जो भी स्ट्रगल्स था, चैलेंजेस था, वो सब हम देखे हैं। मैं भी उनके साथ है और मैं देखा कि लड़कियों को खास रूप से शिक्षा पाना बहुत मुश्किल है। उनके घर से एक छोटा सा रूम है, इंदिरा आवास है तो एक छोटा सा रूम है, उसके एक कोने पे सुअर को पोसते हैं, वो अलग करके रखा है सुअर के लिए, सुअर रखने के लिए। दूसरा कोने पे दारू बनता है, तीसरा कोने पे खाना पकता है, कुछ अलग खाना पक रहा है, और उधर बच्चों को पढ़ने का कोई जगह नहीं है, पढ़ने का एक क्या बोले कोई वातावरण भी नहीं है। तो मैं सोचे यदि लड़कियों को, इस समाज की लड़कियों को पढ़ना है तो इसको घर से बाहर ले जाके एक हॉस्टल का सुविधा देना जरूरी है। तो मैं उसके लिए सोच रहे थे कार्यक्रम, और महिलाओं को हम देखे हर तरह का अत्याचार सहते हैं, घरेलू हिंसा, कास्ट रिलेटेड हिंसा, और काम करने जाएगा तो उधर खेत में गाली सुनना, पैसा नहीं मिलेगा। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बुजुर्ग महिला गई थी ये मैंने रोपनी के लिए, और वो मैंने खादो पानी में दिन भर रह करके रोपनी किया, और उसका नीचे पानी है, ऊपर से सूरज का धूप है, धूप, उसका चेहरा पूरा लाल लाल, और उसको वो आया 5 रुपया पकड़ करके दिन भर काम करने के बाद। समझा, सच में मेरी आंख से आंसू गिरा। उतनी बूढ़ी औरत एक दिन काम करके उसको मिला है 5 रुपया। तो इस तरह का सब देख करके मुझे लगा कि महिलाओं को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है, इसको उचित मजदूरी मांगना है, रेप के खिलाफ लड़ना है, दूसरा यौन शोषण के खिलाफ लड़ना है, अपना इज्जत के लिए लड़ना है। तो एक महिला अकेले कुछ बोलेगा तो कोई सुनेगा नहीं, पूरा टोला मिलके बोलेगा तब पर भी नहीं सुनेगा। पूरा एरिया का महिलाओं को हम चाहते थे कि एक बैनर के नीचे लाना है। तो मैं सोचा उसके लिए शायद एक नाम देना जरूरी है, तो नारी गुंजन, महिला का आवाज, तो ये नाम दे करके हम अपना संस्था के लिए सोचे। लेकिन मुझे संस्था के बारे में बहुत कुछ आइडिया नहीं था, कैसे चलेगा, कैसे चलाना है मुझे मालूम नहीं था। लेकिन मेरे पास मुख्य चीज तो मेरे पास था महिलाएं, और मेरे भीतर वो गुड आत्मविश्वास। आपके पास मुख्य चीज आत्मविश्वास था आपका। यस। तो हम लोग शुरू किए 87 में, हम नाम दे करके संस्था शुरू किया। उसके बाद जहाँ जहाँ बिहार में हम लोग, भागलपुर और सिवान, कई जिलों में गया है महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। तो एक बार हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम में पटना में थे, तो हमारी महिलाओं को पता चला कि बाकी संस्था से जो महिलाएं आए उनको उनकी दीदी उसको पैसा दिया आने के लिए, और हमारी महिलाएं अपने पैसा से आए। तो महिलाएं वापस आके हमसे बोला, दीदी आप क्यों पैसा नहीं लेते हैं? वो सब पैसा लेकर के अपनी महिलाओं को लेके आते हैं।
तो मैं पूछा कहाँ से पैसा मिलता है, तो पता करो ना, तू पता करो। तो मुझे ये तरह से मेरी महिलाएं सिखाए, तुम भी और थोड़ा और बाहर निकल के देखो कहाँ से पैसा मिलेगा संस्था चलाने के लिए। तो वैसे हम लोग शुरू किए हैं। और संस्था को पहला 3 साल कोई पैसा नहीं था। हम लोग बहुत, मैं भी तो काफ़ी पैसा के परेशानी में। एक दिन हमारे साथ ऐसा एक घटना हुई, हम कहूँ से दानापुर पहुँचे, कई गांव में पैदल गए थे। पहुँचने के बाद मुझे मेरा गांव जाने के लिए उस समय टमटम पर मैं जाती थी, उसका भाड़ा था 2 रुपया। लेकिन मुझे बड़ी भूख लगा, तो हम सोचे अच्छा 2 केला खाएंगे। तो पर्स में देखा तो टोटल 2 रुपया है। तो हम सोचे अभी केला ले या टमटम लेके घर जाए और कुछ उधर बना के खाओ। तो मैं केला छोड़ दिया और टमटम से मैं अपने घर पहुँचे और उधर थे कुछ। और एक चीज़, जब मेरी महिलाएं मेरा घर में, मेरा गांव में, जब वे लोग देखते थे मैं कुछ देरी करके आ रही हूँ या रात हो गया, कभी कोई ना कोई आके बोलेंगे दीदी हम 2 रोटी लेके आते, आप खाना मत पकाइए। तो मुझे बहुत लगा कि मैं तो अपना परिवार में, अपना घर में है। तो उस तरह का बिल्कुल। एक होमी, मैं अपना घर जैसे मेरा जगह पर मैं थी। तो संस्था मेरा शुरू हुआ। उसके बाद सबसे पहले मैं एक काम शुरू किया, वही है किशोरी लड़कियों को पढ़ाने का शुरू किया। छोटा सा, हमको कोई अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कोई गांव में, लेकिन मैं उनका आंगना में जगह देखेगा, नहीं तो यदि पंचायत भवन है, कम्युनिटी हॉल है, कुछ भी हो, एक बरामदा मुझे मिलेगा तो वो मेरा क्लास बन जाएगा। और हम किशोरी केंद्र शुरू किया। एक दिन यूनिसेफ किशोरी शिक्षा के बारे में कोई प्रोग्राम में मुझे बुलाया, तो मेरा कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा था, यही एगो किशोरियों का काम हम शुरू किए थे। तो मैं उसके बारे में बोला, मैं सर बच्चियों का एक केंद्र शुरू किए हैं, 10-15 बच्चियाँ आती है, लेकिन यूनिसेफ पहले बार सुना मुसहर बच्चियों की शिक्षा में कोई काम शुरू किया। तो यूनिसेफ बहुत खुश हो करके, यूनिसेफ का चीफ एक महिला थी बाहर की, वो अपने पहुंच गया मेरे घर पे गांव में, पूछ करके सुधा वेयर आर योर गर्ल्स, आपकी लड़कियां कहाँ हैं, हमसे मिलवाइए। तो मैं अपने लड़कियों को बुलाए, मिलाए, वे लोग 1-2 गाना गाए, नारा लगाए। तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि मुसहर बच्चियाँ इतना खुलापन से गाना गा रहे, सवाल का जवाब दे रहे, नारा लगा रहे। तो वैसे यूनिसेफ हमको मदद करना शुरू किया। हमसे बोला आपका ये एक सेंटर है ना, अभी आप 3 सेंटर शुरू करो किशोरी लड़कियों के लिए। वही मेरा सिंपल शुरुआत था। यूनिसेफ हमको 50 सेंटर तक मदद किया, फुलवारी, दानापुर 2 ब्लॉक में। और मेरी शिक्षा का कार्यक्रम किशोरी लड़की लड़कों के साथ अभी चल रहा है। वो कार्यक्रम हम नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे समाज में अनपढ़ किशोरियाँ रहेंगे, ड्रॉप आउट किशोरियाँ रहेंगे। तो अभी भी हमारा कार्यक्रम चलते हैं। और उसके बाद या प्लीज दीदी ये आपकी जो किशोरी लड़कियों का जो कार्यक्रम था, इसी ने मुझे लग रहा है आगे जाके प्रेरणा स्कूल का रूप लिया और फिर आपने इसको बड़े स्तर पे स्कूल के रूप में बदल दिया। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे शिक्षातरु के परिवार से और बाकी बाहर के लोग जो आपको सुनने यहाँ आए हैं, हम एक बार उनसे रूबरू होने की कोशिश करते हैं। अशरफ जी, हमारे दोस्तों से आप सुधा वर्गीस दी को मिलवाइए एक बार फिर से। ओवर टू यू अशरफ जी। दीदी, बहुत सारे दर्शक अभी भी जुड़े हुए हैं और आप लगातार जुड़ते जा रहे हैं। महावीर जैन जी आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। कुमुद रंजन जी आपको दोबारा नमस्कार कर रही हैं। एन संजल जी आपको सैल्यूट टू मैम कह रही हैं। संतोष जी ने कहा है सुधा दीदी और उनकी संस्था नारी गुंजन के द्वारा अति अपेक्षित समाज के लिए किया गया
काबिल तारीफ है। हम उन सभी शोषण और शोषित के लिए किए गए कामों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इससे हमारे अंदर असीम ऊर्जा का संचार होता है। जी, ये ऐसा संतोष जी ने आपके लिए लिखा है। नारी तुम श्रद्धा हो, ऐसा लिख रहे हैं। मीनम कुमार जी आपको कर रहे हैं सैल्यूट टू मैम। जिशान कुरैशी जी, बबीता जी, स्वागत है आपका। ये बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे लगातार इंटरेक्ट करना चाहते हैं। जी, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दोबारा मैं आसाम नलवाड़ी बबीता जी के पास पहुंचता हूं। बबीता जी, ओवर टू यू। आप अपने चर्चा और क्वेश्चंस जारी रखें मैम से। थैंक यू अशरफ जी। मैम से पूछने के लिए इतने सारे सवाल है कि मुझे लग रहा है ये 1 घंटा बहुत कम रहने वाला है और सवाल बहुत ज्यादा है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि जो मुख्य सवाल है उनको मैं लूं। इसमें मैं एक किस्से का जिक्र करना चाहूंगी कि जब आप कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में आई थी, तब मैंने भी वो कार्यक्रम देखा था। अनुष्का शर्मा जी के साथ आप थी और मैंने बहुत देख रही थी मैं, तो मैंने देखा था कि जब अमिताभ बच्चन जी आपकी तारीफ कर रहे थे, आपकी प्रशंसा कर रहे थे, जहां चाह वहां राह वाली लाइन से आपको जोड़ रहे थे, तो आपकी आंखें नम हो गई थी। आपकी आंखों में मैंने वो भावुकता देखी थी जो भारत की एक आम स्त्री में देखी जाती है। लेकिन जब मैं आपसे अभी बात कर रही हूं तो आपका जो दृढ़ निश्चय है वो पहाड़ से भी मुझे मजबूत नजर आ रहा है। तो ये जो एक कठोर निर्णय लेने वाली नारी के बीच में एक झरने का स्रोत बहती हुई नारी का जो ये संतुलन है, ये आपने किस तरह से बैठाया? और इसलिए मेरे मन में ये प्रश्न आया क्योंकि मैंने देखा कि आपने 40 साल की उम्र को पार करने के बाद आप वकील बनी और जो मुशर्रफ जाति के जो लोग थे उनके लिए आपने संघर्ष किया, तो वो आपने कैसे किया, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, हम गांव में रहते थे। ओके, अरे जब हम गांव में रहते थे, हमारे लोगों का कोई जमीन नहीं है, लेकिन झोपड़ी, आपका झोपड़ी जहाँ अंध होता है, मेरा झोपड़ी उधर शुरू होता है। लेकिन कभी कभी ये अंध और शुरू के बीच में झगड़ा भी होता है। अरे तुम मेरा जमीन और ले लिया, तुम खोद लिया, तो ये सब बोल करके, और मैंने गुस्सा में वे लोग दोनों दौड़ेंगे कोर्ट, हम केस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो कोर्ट में जाएगा तो उनको कोर्ट में नजर आएगा वही मुंशी आके इनसे जो पैसा है वो ले लेंगे, कुछ लिखेंगे, ये सब करके फिर बोलेगा अगले बार आइएगा और पैसा लेके आइए, इतने पैसा से नहीं होगा। तो ये आएगा और फिर कुछ जमा और पैसा जमा करेगा, किसी से ले लेंगे पैसा, वापस देना पड़ेगा, सूद पे पैसा लेते हैं। तो ये हम देख रहे थे और कुछ होता नहीं है, उनका कोई न्याय मिलता नहीं है। तब मैं सोचे, फिर महिलाओं का कई केसेस था जिस पर कोई सुनवाई नहीं होता था, सालों साल महिलाएं दौड़ रहे हैं लेकिन कुछ होता नहीं था। तो मैं सोचे इन लोगों को मदद मैं करूंगी, कानूनी तौर पर मैं लोग सीख लेंगे। लेकिन उसके पहले मेरा एक याद आ रही है, 1-2 मुसर पुरुषों को पुलिस पकड़े थे और उन लोगों पर केस हुआ। इन लोगों को नोटिस मिला, फलाना तारीख को कोर्ट में हाजिर होना है। ये दोनों इतना डरते थे कोर्ट जाने के लिए, लेकिन मैं बोला मैं साथ में चलूंगी, आप आइए, चलिए। हम लोग बैठ गए टमटम पर। बीच में एक आदमी उतर गए बोल के कि आगे बढ़िए आप लोग, हमारे बोल के। वो फिर कोर्ट नहीं पहुंचा, डर के मारे वो चले गए। तो ये एक पुरुष था, उनको कोर्ट में माने हाकिम के सामने खड़े हो गए और हाकिम इनसे पूछा तुम्हारा नाम, भूल गए, डर से वो अपना नाम बोल नहीं पाए। तो हाकिम देखने लगा क्या तमाशा, ये नाम नहीं बोल रहे। तो वकील पेपर में देखने के बाद बोला इनका नाम फलाना है। तब उसके बाद बाप का नाम पूछा, ये नहीं बोल पाए, थड़थड़ा रहे थे, लिटरली थड़थड़ा रहे थे। उसके बाद इसको बेल के लिए
मैं खुद बोले, मैं वकील नहीं थी, कोई नहीं थी, मैं एक ऑनलुकर थी। मैं हिम्मत लेके हाकिम से मैं हाथ उठाए तो हाकिम पूछे क्या चाहिए आपको। मैं बोला सर ये मेरा गांव का आदमी है, इसको आप थोड़ा फाइन दे करके इसको छुट्टी दे दीजिए सर। तो इनका हालत और नर्वसनेस और डर देख करके वो हाकिम तैयार हो गया। हाकिम इनसे बोला अच्छा तुमको हम 500 रुपया फाइन दे रहे हैं। तब मैं फिर हाथ खड़ा करके मैं बोला सर ये 500 रुपये नहीं दे पाएंगे। तो कितना दे पाएंगे? मैंने कहा 25 रुपया सर। मुझे मालूम नहीं था उनके पास 25 रुपया है क्या है, लेकिन हम बोले। तो हाकिम थोड़ा मुस्कुराए और बोला 25 रुपया फाइन रहता है। उसके बाद उसको वही 25 रुपया में उसको छोड़ दिया, लेकिन इसको एक बेल बॉन्ड सब भर करके लिख करके देना था। तो बेलर्स उस समय कहा कौन आएगा इनको बेलर बनने, इनका बेलर बनने के लिए। तो मेरे साथ एक और दीदी थी, हम लोग दोनों गए ऑफिस और मैं बोला मैं बनूंगी और ये भी बनेंगे। तो वो हमसे पूछा वो आपके पास क्या है? मेरे पास क्या है? मैं एजुकेटेड महिला हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, वो मेरे पास है, काम करने की क्षमता है। तब वो हमसे बोला आपके पास एक घड़ी तक नहीं है, आप हमको पैसा का वैल्यू दिखाना है। इधर आपका घर है, अपना घर है। मेरे पास तो अपना घर नहीं, मैं एक झोपड़ी में रहती हूँ मुसहरी में। तो फिर उसके साथ बातचीत करते 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 वो कुछ लिखा और हम लोगों को छुट्टी मिला उसकी। तो इस तरह का बात मेरे साथ हुआ ये कोर्ट में। तब मैं बिल्कुल तय किया कि मैं वकील बनूंगी। तब मैं लॉ पढ़ने के लिए बेंगलोर गए। बेंगलोर में 3 साल में मेरा लॉ कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं वापस आए। एक रेप केस दर्ज करने के बाद 1.5 साल के अंदर मैं 9 रेप केसेस दर्ज किया। वो सब मुसहर जाति की महिलाओं का, लड़कियों का। और एक एक अक्यूज्ड को हम जेल में डलवाए हैं और 3 साल कम से कम मेलो रहने के बाद उसको बेल मिला। और अक्यूज्ड को अरेस्ट करवाने के लिए ये पुलिस तैयार नहीं होते थे, रोड ब्लॉक किया, विरोध जुलूस निकाले, नारा पूरा लगा करके थाना का घेराव किया। ये सारे काम करने के बाद अक्यूज्ड को अरेस्ट हो गया। तो बहुत कड़ी मेहनत किया और संघर्ष करके लेकिन काम हुआ। तो यही और लेकिन एक बहुत ही अच्छा क्या बोले रिजल्ट निकला है। मेरे साथ हमारे महिलाएं सशक्त हो गए। वो लोग डरते नहीं थे, हमसे बोलते थे दीदी आप इधर रहिए हम लोग बात करते हैं। ठीक, एक बार महिलाएं पुलिस को बोला तुम अरेस्ट नहीं करेंगे ना, ये सारा शीशा जो है ना तुम्हारा 2 तल्ला 3 तल्ला शीशा वो सब नीचे आएगा, पत्थर फेंक करके छोड़ेंगे नहीं। मैंने महिलाएं इतना चैलेंज करते थे। एक 6 साल की बच्ची के रेप के खिलाफ महिलाएं थाना पहुंचे और बोला सारा शीशा हम उतार देंगे, उसको अरेस्ट करो। तो पुलिस बोले कैसे अरेस्ट करेंगे, हम लोग घर जाते हैं तो मिलते नहीं है, घर में मिलता नहीं है, उसका चाचा चाची तो है ना घर पे, उन लोगों को पकड़ के लाओ, पीटो उसको। महिलाएं सिखाए और वही काम किया, चाचा को पकड़ के पीटे, तब वो आदमी आके सरेंडर किए। तो हमारी महिलाएं सशक्त हो गया। अभी एक केस सच में दीदी आपने बहुत बड़ा काम किया है और आज भी आप कर रही हैं। सबसे बड़ा काम आपने वो जो एक आत्मविश्वास महिलाओं में नहीं था, वो आत्मविश्वास आपने उनके अंदर जगाया है, ये सबसे बड़ा काम है। मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे पढ़ के बड़ा अच्छा लगा कि आपने महिलाओं के लिए एक बैंड की भी शुरुआत की है। तो मैं दोनों चीजें आपसे एक साथ जानना चाहूंगी, प्रेरणा स्कूल के बारे में और महिलाओं के बैंड के बारे में, कि आप मुझे एक साथ जवाब दें। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, मुझे सारे प्रश्न लेने का मन है,
मैं कोशिश करती हूँ, मैं कितने प्रश्न ले सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास केवल 15 मिनट बची है। आप मुझे जवाब दीजिए। ठीक है। जैसे आपने कहा, हमारे किशोरी केंद्र में जो लड़कियां पढ़ी, उसको आगे ले जाने के लिए मैं हॉस्टल का शुरुआत किए हैं। 2006 में मैं हॉस्टल शुरुआत किए। 2006 में मुझे पद्मश्री मिला। तो मैं 2006 एक तरह से एक विशेष स्पेशल दिन है। तो हम हॉस्टल शुरू किए और हमारे आसपास के जो लोग थे वे लोग पसंद नहीं किया। वे लोग मेरा खिड़की रात को पत्थर फेंक करके तोड़ दिया। लड़कियां जैसे हम लोग शुरू किया, लेकिन उस सब के लिए हम लोग कुछ प्रतिविधि से आगे बढ़े और हमारी लड़कियां अभी मैट्रिक तक इधर रहती हैं। मैट्रिक पास हो करके वे लोग घर चले जाते हैं। लेकिन अभी हम लोग तय किए हैं कि हम 11 और 12 क्लास पूरा करने तक लड़कियों को हमारे हॉस्टल में रखेंगे। उसके बाद उन लोगों को 1 साल का ट्रेनिंग देंगे, कोई सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग देता, ताकि उनको एक छोटा सा नौकरी मिले। और मेरा पूरा विश्वास है, एक मुसहर परिवार में 15-20 हजार रुपये एक महीना रेगुलर आएगा। वे लोग शायद ही दारू तारू सब छोड़ देंगे और अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, अपना खाना पीना मैनेज करेंगे। तो यही मेरा प्रयास है, ये बदलाव हम देखना चाहते हैं। और हमारा बैंड के बारे में, या हाँ जी, हाँ हमारा बताइए। बैंड मैं देखे है, तमिलनाडु की महिलाएं बैंड बजाते हैं। मैंने ढोलक बजाएगा या ड्रम बजाएगा, और आंध्र प्रदेश की महिलाएं भी। तब मेरे मन में आया कि हमारे बिहार की महिलाएं क्यों नहीं बैंड बजा सकते हैं। तो इन लोगों को मैं तैयार किए। मैं पूछा, तुम लोग ड्रम बजा सकते हैं? ड्रम कौन सी है इन लोगों को मालूम नहीं था। ऐसे जो तुम्हारे पुरुष लोग जाकर गड़गड़ गड़गड़ करते हैं, वही चीज तुमको भी करना है। तो बोले, हम लोगों से होगा दीदी? तो मैंने कहा, काहे नहीं होगा, तुम्हारा भी 2 हाथ है, कर सकते हैं। बहुत मोटिवेशन दिया, कर दिया। तब बोला, आप सिखाएंगे तो हम लोग करेंगे। तो वैसे मुझे 15 महिलाएं मिला जो तैयार थे। उनमें से हम 10 महिलाओं को लिए और एक टीचर ढूंढे। 2-3 टीचर लोग आए, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा, वो लोग सिखाने में उतना मुझे नहीं लगा ठीक। तो फिर अंत में मुझे एक और मिला जो अच्छा से सिखा सके। और लेकिन मैं रोज जाते थे उन लोगों के बीच में, और मैं भी उन लोगों को मदद करते हैं। तो रिदम ऐसा है वैसा है, कुछ उस सब्जेक्ट है। तो 6 महीने लगा उन लोगों को सीखने के लिए। 6 महीने के बाद बीबीसी से कोई एक महिला आकर के इन लोगों का वीडियो लिया, स्टेटमेंट लिया, ये सब करके वे लोग बीबीसी में उसको डाले। तो वो प्रोग्राम एक लड़का गुड़गांव में देखा। तो मुझे 2 दिन बाद फोन कॉल मिला वो लड़का से, और वो बोला कि दीदी, मेरी शादी में हम चाहते हैं कि आपका बैंड आकर के बजाए। तो मैं बोला, देखिए मेरे बैंड अभी बाहर जाके बजाते नहीं हैं, तो आप कहाँ रहते हैं? तो बोला कि मैं तो गुड़गांव में रहती हूँ, लेकिन मेरा घर है बिहार शरीफ, बिहार में है। तो ऐसे डे, ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आपके घर से आपके पिताजी को और या किसी को भेजिए, हमारे बैंड से वे लोग भेंट करेंगे, देखेंगे कैसे ये लोग बजाते हैं। इन लोगों से आप खुश है तब आप तय कीजिए, क्योंकि आपकी शादी का समय हम नहीं चाहते हैं बैंड में किसी तरह का कमी हो। तो नेक्स्ट संडे उनका पिताजी और उनकी बहन हमारे यहाँ पहुँचे और बोला, हम लोग देखेंगे। तो मैं महिलाओं को बुलाए, वे लोग बजाए उन लोगों के सामने। वे लोग बहुत खुश हो गए और बोला, हाँ यही बैंड हमारे भाई के शादी में बजाएंगे। तो दैट वाज देयर पहला परफॉर्मेंस। वैसे हमारा बैंड का शुरुआत हुआ। शुरू में उतना आसान नहीं था, अगल बगल के लोग सब इनको ताना मारना शुरू किया, ओ अभी औरतियन जाके टांग टूंग करके पैसा लाएगा और मर्दाना जाकर के बैठ के खाएगा,
ऐसा कुछ आएगा। ताना बाना। तो मैं बोला छोड़ो दीदी, ये सब बात छोड़ दीजिए, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन तुम अपना काम बढ़िया से करो। तो शुरू में बिल्कुल इन, बिल्कुल। इन लोगों का फीस हम रखे 500 रुपया प्रति परफॉर्मेंस, एक बार बजाने के लिए 500 रुपया। 6 महीना बाद एक बार बजाने के लिए 1000 रुपया। उसके बाद अभी वे लोग लेते हैं 1500 रुपया प्रति परफॉर्मेंस प्रति महिला। तो कोई कोई दिन उन लोगों को 2 टाइम बजाना मिलता है, तो 3000 रुपया कमाते हैं, आने जाने का खर्चा प्लस 3000 रुपया मिलेगा। तो वही में हमारे बैंड है बिहार में, शायद यही एगो महिला बैंड है। तो मैं बहुत खुश हूँ। वेरी मेरा उम्मीद से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ ये लोग बजाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं। नहीं, मुझे लग रहा है बिहार में नहीं, पूरे असम में ही, जहां तक मेरी जानकारी में है, शायद ऐसा कोई महिलाओं का बैंड नहीं है जो इतनी इस तरह से बन के उभरा हो। अगर होगा तो भी जिस जमीन से निकल के ये आप वाला बैंड उभर के निकला है, शायद वैसा नहीं होगा। मैं एक प्रश्न और लेना चाहूंगी, उसके बाद हम दर्शकों तक पहुंचेंगे। मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि आपने केवल महिलाओं के लिए नहीं, आपने पुरुषों के लिए भी बहुत काम किया। उन लड़कों के लिए, उन बच्चों के लिए जो अपने गांव में केवल जुआ खेला करते थे, उन्हें आपने खेल से जोड़ा, उन्हें आपने क्रिकेट तक पहुंचाया, क्रिकेट टीम उनकी बनाई। तो ये वाला विचार आपके दिमाग में कहाँ से आया? क्योंकि आप महिला प्रधान रही है, आप नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रही थी, लेकिन इसी बीच में आपने पुरुषों को जोड़ा, तो ये आपने कैसे आपके दिमाग में आया है? जब जब हम गांव जाते थे, जवान जवान लड़के लोग बैठ करके ताश खेल रहे, कोई गुटखा खा रहे, कोई लेट के सो रहे, तो ये मुझे डिस्टर्ब करते थे। और ये लड़के लोग हमसे उतना बात नहीं करना चाहते थे, कारण उनको लगा कि हम लोग पढ़ नहीं रहा है, हम लोग कुछ कर नहीं रहा है। तो मैंने क्या किया, मेरा 2 एनिमेटर जवान लड़के लोग हैं, वे लोग भी, उन लोगों से मैंने कहा आप जाकर के ये लड़कों के बीच में बैठिए और देखिए ये लोग कौन चीज के बारे में बात करते हैं, इनका इंटरेस्ट क्या है। तो आप जाके बैठिए, कुछ उन लोगों से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग 1 सप्ताह जाके बैठने के बाद हमसे बोला दीदी, तो हम लोग का समय बेकार उधर जाके बैठते हैं, ये लोग कुछ बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं है, ये लोग गुटखा खाते हैं, कभी गाड़ी बक रहा है, कभी सो रहा है। ऐसे ठीक है, 1 सप्ताह हो गया, आप फिर से जाइए, जाके बैठिए, लेकिन इस बार कुछ सवाल पूछना शुरू करो। आप पूछना, आप लोग कुछ करना चाहेंगे, कोई चीज आपको पसंद है जो आप करना चाहते हैं, हम लोग इसी पर कुछ हम लोग बात करेंगे। तो वे लोग बोला कौन सी करेंगे, खेलेंगे, और कौन सी करेगा। तो मेरे एनिमेटर लोग पूछे क्या खेलेंगे आप लोग बताइए, क्या खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, और कौन सी खेलेंगे। ठीक, तो ये जवाब दे करके मेरे एनिमेटर लोग हमसे बोला दीदी वे लोग क्रिकेट खेलेंगे बोले हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा, कम से कम एक जवाब मिला हम लोगों को, तो हम लोग क्रिकेट के लिए कुछ इंतजाम करेंगे। तो जो ग्रुप क्रिकेट खेलेंगे बोला, वो ग्रुप को हम लोग बोले तुम अपना टीम तैयार करो, क्रिकेट हम लोग दे देंगे, बैट बॉल सब हम लोग दे देंगे। तो एक सेट हम खरीद करके उन लोगों को दिया। तो वो लोग सारा बैठना, ताश खेलना, सुतना, गुटखा खेलना, वो सब छोड़ करके कहीं जाके एक जगह तैयार करके वे लोग खेलना शुरू किया। ये देख करके कई और गांव के यही तरह इस तरह के लड़के लोग बोला अरे दीदी क्रिकेट दे दिया, हम भी खेलेंगे, हम लोग भी खेलेंगे। तो वैसे 11 ग्रुप्स टीम्स तैयार होके हमसे बोला दीदी हम लोगों को भी क्रिकेट सेट चाहिए, हम लोग भी खेलेंगे। तो 11 सेट खरीदना थोड़ा सा दिक्कत था हमारे लिए, लेकिन उस समय एक बैंक मुझे 25,000 रुपया दिया CSR फंड से। तो मैं बोला, वो लोग पूछे हमसे आप ये पैसा लेके क्या करेंगे दीदी बताइए।
आई सेड मेरा 11 टीम्स खड़े हैं उधर क्रिकेट सेट के लिए, तो हम क्रिकेट सेट खरीद के उन लोगों को दे देंगे। तब मैं वो बैंक का मैनेजर को बोला, सर आप आइए और बच्चों से मिल करके क्रिकेट सेट आप ही दे दीजिए उन लोगों को। और वो आए, उन लोगों से बात किए, क्रिकेट सेट दे दिए, और हमारे लड़के लोग टोटली बदल गए। इसके पहले कभी हमसे मिलने नहीं आते थे, अभी क्रिकेट खेलना शुरू किया। अभी हमको देखेंगे तो तुरंत चल आएंगे और बोलेगा, हेलो दीदी, गुड इवनिंग दीदी, प्रणाम दीदी। बहुत बदल गया, आंख से आंख मिला करके बात करना शुरू किया और बहुत अलग मनोभाव हो गया। तो एक बार एक टीम हमसे बोला, देखा ना दीदी, मसौड़ी में हमने को बुला रहे, उन्हें एक टीम है, चैलेंज दे रहे कि आओ खेलो, देखेंगे कौन जीतेगा, जाना है। ऐसे जल्दी तुम लोग जल्दी जाओ, कहीं हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। ये लोग गए, खेले, 3,000 रुपया जीते, हमारा टीम जीते। तो हमको कॉल करके बोला, मैं बोला देखिए आप क्या नहीं कर सकते, देखिए मन लगाएगा तो सब कुछ होगा। तो बिल्कुल सही हमारे दीदी, आपने Yes, सच में आपने लड़कों, लड़कियों, महिलाओं, पुरुषों या पूरे देश के अंदर एक भावना डाली है कि कुछ कर सकते हैं, हम भी चाहें तो कुछ कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि आपने ये सिखाया कि जो काम, जो समय आपका बर्बाद जा रहा था, उसको आपने किस तरह से यूटिलाइज करके उन्हें उसी से अर्न करना, कमाना सिखा दिया। अशरफ जी, आपसे निवेदन करूंगी कि एक बार आप हमारे दर्शकों को ले, फिर एक अंतिम प्रश्न हम दीदी से पूछेंगे और हमारे कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करेंगे। एक बार आप, क्योंकि मैं माफी चाहूंगी कि मैं, इतने सारे प्रश्न हैं मेरे कि मैं दर्शकों तक पहुंचने के लिए अशरफ जी से निवेदन नहीं कर पाई, दीदी से ही हम बात कर रहे हैं। अशरफ जी आप लीजिए एक बार। दीदी, दर्शकों के इतने सवालात हैं कि मैं उन सवालात को मुझे लगता है कि समय के अनुसार हमारे पास समय बहुत कम है, हम सारे क्वेश्चंस नहीं ले पा रहे हैं आप। और फिर भी आगे बढ़ते हुए मैं, मीनाक्षी अली जी कह रही हैं कि ये प्रोग्राम अति उत्तम है। महक जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का दिन है। आप दोनों, बबीता दीदी और शिक्षा की जानी मानी हस्ती सुधा दीदी इस मंच पर लाइव है। आप दोनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जिशान कुरैशी जी आप लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। दीदी, आगे बढ़ने से पहले, समय सच में कम है, मैं बस एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ कि आपके सेंटर 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 10, 15, 25, 80 सेंटर्स आज के टाइम पे लाइव चल रहे हैं, जो भीठा, दानापुर, पुनपुन, फुलवारी और नौबतपुर में है। तो ये सफ़र बहुत लंबा रहा होगा, तो थोड़ा ब्रीफली बता दीजिए इसके बारे में। देखिए, जहाँ मैं लड़कियों को, महिलाओं को देखते हैं, मुझे दिल में इतना एक उत्सुकता, इच्छा होती है कि इन लोगों से कुछ कराना है, इन लोगों को पढ़ाना है। महिलाओं को आज क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। तो मैं एक मेरा अनुभव बताते हैं। मैं 10 महिलाओं को खेती करने के लिए उन लोगों को प्रोत्साहन दिया, थोड़ा पैसा दे करके 2.25 बीघा जमीन ले करके सामूहिक खेती कराना शुरू की। वे लोगों का रिजल्ट इतना अच्छा रहा, प्रोत्साहित हो करके ये आज 5वां साल है वे लोग खेती में उतरे हैं। और मेरा कुछ और लड़की, अभी ये 10 महिलाओं से मेरा किसान महिलाओं की संख्या 450 हो गया। एक महिला है जो अपना पैसा लगा करके 5 बीघा जमीन लेके खेती कर रही है, मुसहर महिला। और प्याज से ये लोग अच्छा पैसा कमाए। 5-6 मुसहर महिलाएं अपने नाम से कुछ जमीन खरीदे हैं, 5 कट्ठा, जो हमेशा हमसे जमीन के लिए चिल्लाते थे, जमीन लाओ, जमीन लाओ, कैसे आप खेती करने बोल रहे हैं। तो आज उनके नाम से जमीन हो गया। और ये महिलाएं क्या करती है, उनके पास थोड़ा पैसा हो गया तो वो सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचे,
उनका बच्चा जो सरकारी स्कूल में जाके पीछे बैठते थे, पढ़ाई उढ़ाई इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, उन बच्चों को सरकारी स्कूल से नाम कटवा के अभी प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा करके पढ़ा रहे हैं। तो महिलाओं में स्वरोजगार अच्छा से आगे जाएगा, इनमें क्या बदलाव नहीं आ सकते हैं। मैं सोचे ये बच्चों को सरकारी स्कूल से हटा करके प्राइवेट में डालना इनका अपना दिमाग का सोच था, आइडिया उनका था, मुझे मालूम भी नहीं था। वे लोग बाद में हमसे बोला, दीदी देखिए ये सब बच्चे ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है हमारे मुसहर जाति के महिलाएं बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको खाली आप प्रोत्साहन दीजिए और थोड़ा मदद कीजिए, बस जी वही हम कहना चाहेंगे। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी रहीं। हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, हमारा प्रोग्राम 1 घंटे का होता है, तो आपके जुड़ने के लिए दीदी शिक्षा तरु परिवार की तरफ से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया, आपको दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया दीदी। आप जो हैं आप बहुत बढ़िया कर रही हैं, हम लोग हमेशा आपके लिए दुआ करते रहेंगे। जी धन्यवाद दीदी। थैंक यू, थैंक यू जी थैंक यू दीदी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह से आपने सवालों के जवाब दिए। हमारा टाइम अब समाप्ति की तरफ आ रहा है, तो हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन आपके साथ सच में हमने बहुत कुछ सीखा है कि हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और आपकी तरह ही समाज और देश के लिए कुछ करते रहे। थैंक यू दीदी। जी थैंक यू, थैंक यू। आज हमको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी दीदी, थैंक यू दीदी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जी ठीक, बबीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी हुई रहीं, आपने अपने इस कार्य को संबोधन दिया और आपका बहुत बहुत दोबारा धन्यवाद करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। धन्यवाद बबीता जी, इस कार्य के आप सबका धन्यवाद। शिक्षा तरु तो मेरा ही मंच है, मेरा अपना परिवार है, तो आप सबका आभार और सारे दर्शकों का आभार और माफी भी कि हम उन्हें उतनी अच्छी तरह से नहीं ले पाए जितनी अच्छी तरह से लेना चाहिए था, उसके लिए बहुत बहुत माफी। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अभी हम लोग जुड़े हुए थे दीदी सुधा वर्गीस के साथ साथ, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। अगली मुलाकात में हम दोबारा किसी हस्ती से आपकी मुलाकात कराते हैं, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए दर्शकों आपका दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें होस्ट कर रही थी नलवारी से श्रीमती बबीता जी, तो धन्यवाद दोस्तों। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट शो में अगले इतवार को 5 बजे। थैंक यू, धन्यवाद।